हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग में मतलब इसमें हम चैप्टर में प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बना हुआ है, ये तो पता ही है हमें। एंड उसके मतलब प्रोटीन तो सबको पता है कि हमारी बॉडी ही प्रोटीन से बनी हुई है, पूरा सेल ही प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन ही है जो सारी चीज़ें करता है हमारी बॉडी में। डीएनए के बाद मतलब डीएनए से एमआरएनए, देन एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करता है। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोटीन। द शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वन ऑफ नेचर्स मार्वल। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाई अ स्पर्म to the growth of whole human body involves numerous steps of growth and differentiation. When we breathe, we feel a sense of oxygen flowing through our lungs and racing in our blood vessels to be delivered to all our tissues. While we flex our muscles, we can feel them first tightening and then relaxing. Means हम जब मसल्स को अपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स फील करना, वो ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व आर प्रोटीन। तो इन सब एक्टिविटीज़ में जो हम कर रहे हैं, इन सब के मतलब हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाके देखें तो इन सब के लिए इन्वॉल्व है मॉलिक्यूल प्रोटीन। जैसे एग्जाम्पल में हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, कोलाजन विच प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू आर बोन। ये सब लर्न कर लेना। कोलाजन जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारी बोन को। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू एंड एक्टिन, मायोसिन एंड सेवरल अदर विच हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिन और मायोसिन के बारे में तो पता ही होगा। ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन का बेसिकली यूज़ बताया गया है हमारे बॉडी में। इट इज़ नोट वर्दी दैट अमंग द बायोमोलिक्यूल यू हैव स्टडीड, प्रोटीन हैव द मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन फंक्शन। डाइवर्सिटी तो होगी ही, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में डीएनए के बाद प्रोटीन ही बनता है एंड वही जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। द की टू दिस एनॉर्मस डाइवर्सिटी इज़ द यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब यूनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड की चेन है। ऐसे चेन में लगी रहती हैं अमीनो एसिड्स, एंड ये ब्रांच भी हो सकती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, तो अलग अलग शेप में होती हैं। और 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स के बारे में हमें पता है, उसमें से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल भी पता है। एंड इन्हीं 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स को यूज़ करके ये प्रोटीन की चेन बनती है। एंड इनको इधर उधर करके, अमीनो एसिड्स की अदला बदली करके, उनको डिफरेंट पोजीशंस पे प्लेस करके हमें एक यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मिलता रहता है, डिफरेंट, एंड वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। इसीलिए लिखा हुआ है यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसलिए उसकी एनॉर्मस डाइवर्सिटी है। ऑल्दो ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स, the sizes and sequence combinations and variations of each protein leads to million of unique 3D structures and thereby functions. तो प्रोटीन की चेन का जो साइज़ है और उसका सीक्वेंस, इन सब में वेरिएशन करके जो है प्रोटीन डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर्स उसके यूनिक होते हैं। मतलब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मिलते हैं एंड उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। Scientists have been striving to relate protein structure with functions, and hence the first step would be to determine 3D structure of a protein. तो हमें प्रोटीन का जो इम्पोर्टेंस है वो तो पता ही है कि भाई प्रोटीन से ही तो चल रहे हैं हम। तो हमें ना जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो मतलब इससे हमें जानना है कि ये जो है प्रोटीन ये कौन सा काम करता है, यानी कि उसका फंक्शन क्या है सेल में। तो ये सब जानना था हमें, मतलब साइंटिस्ट को। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग करा, मतलब और उसको उसका फंक्शन देखा, और ऐसे ही हमने डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को उनके डिफरेंट फंक्शंस प्लॉट किए, हमें पता चला। मतलब तो हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर को उसके फंक्शन से लिंक करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है टू डिटरमाइन 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कि उस प्रोटीन का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है सेल के अंदर, मीन्स उसका 3D स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन करना, ये पहला स्टेप है। अब ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, इट मीन्स कि
हम इस चैप्टर में ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए ये बीच बीच में से कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। इसको लिंक करो, अभी ये बता रहा है कि हम करना क्या चाहते हैं इस चैप्टर में। देन दिया है प्रोटीन हैविंग मल्टीपल रोल्स, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मायोसिन और एक्टिन जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में हेल्प करते हैं ना, कोलाजिन जो बोन में पाया जाता है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, टू स्ट्रेंथन द बोन। देन आरबीसी विथ हीमोग्लोबिन की फिगर है ना, क्लियर तो नहीं है बट हमें तो पता ही है फंक्शन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। इवन मोर अमेजिंग इज द स्ट्रक्चर एंड डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन ब्रेन। वी टेंड टू मार्वल एट द इनक्रेडिबल स्पीड एंड प्रोसेसिंग फंक्शंस of the supercomputer, little realizing the creativity of the human being who invented them। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि हम जैसे सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं तो हम उसके फंक्शंस को यूज़ करते हैं, तो हम बोलते हैं वाह यार कितना अच्छा से, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है हमारा काम। तो ये बोल रहा है कि ह्यूमन ब्रेन एक मार्वल है। हम लोग सुपर कंप्यूटर को इन सबको बोलते हैं कि भाई क्या बात है, कितना बढ़िया है, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि वो क्रिएटिविटी ह्यूमन बीइंग की ही है जिसने उसको इन्वेंट किया है ना। द स्पीड एंड कोरिलेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन इज़ यूनिक टू ह्यूमन ब्रेन विच कैन ग्रास्प द डाइवर्सिटी ऑफ सेंसरी इनपुट्स एंड कन्वर्ट देम टू लर्निंग एंड मेमोरी फॉर लेटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन के पावर की बात की गई है कि वो एक मार्वल क्रिएट कर सकता है, ऐसी चीज़ें बना सकता है जो लेटर एप्लीकेशन में यूज़ आए, लर्निंग एंड मेमोरी, ये सब हमारे ब्रेन का काम है। वॉट आर दीज प्रोटीन विच इनेबल these functions and why are some brain related disease like Alzheimer occurring in which certain proteins show abnormal structure and behavior। तो हमने जो ये पीछे ब्रेन जो है हमारा फंक्शन करता है, उसमें मेमोरी स्टोर होती है, वो पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है, ये सब जो है ये फंक्शंस कर कौन रहा है। एंड जो कभी कभी ब्रेन से रिलेटेड डिसीज़ जैसे अल्जाइमर जिसमें मेमोरी लॉस होता है, तो ऐसी डिसीज़ेस होती क्यों हैं, और मतलब उसमें ये सब क्वेश्चंस जो है हम कवर करेंगे। मतलब देखेंगे कि प्रोटीन का जो है ना कितना वाइटल रोल है हमारी बॉडी में। तो ऐसी डिसीज़ेस जो हैं वो अकर क्यों करती हैं, क्योंकि जो उनके लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है उनका एबनॉर्मल स्ट्रक्चर मिलता है हमें, और बिहेवियर, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन चेंज हो गया तो बिहेवियर, मतलब जो उसका इम्पैक्ट है वो चेंज हो गया। देन डिसीज़ेस के बारे में बात की गई है जो प्रोटीन से रिलेटेड होती हैं। अ नंबर ऑफ ह्यूमन डिसीजेस आर ड्यू टू द डिफिशेंसी और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, या तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो रही हैं जैसे क्वाशियोर्कर, या फिर एबनॉर्मल यानी कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, चेन है अमीनो एसिड के, उसमें कोई चेंज हो जा रहा है। द लैक ऑफ अ पर्टिकुलर सब यूनिट अल्फा एंड बीटा ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन रिजल्ट इन थैलेसीमिया, अ devastating disease in which an infant cannot grow without repeated transfusion। तो हमने 2 टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया के बारे में पढ़ा है, एक अल्फ़ा होती है और एक बीटा। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया में होता है कि अल्फ़ा की जो चेन है वो कम नंबर में सिंथेसिस होती है, यानी कि उनका जो नंबर है वो कम हो रहता है, मतलब वो बन नहीं पाती हैं। एंड वहीं पे बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन जो है वो नहीं बन पाती है। तो इसकी वजह से ये जो प्रोटीन्स नहीं बन पा रही हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है। एंड हमें पता है कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकती, खासकर ब्रेन। तो ऐसे में हमें रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, जिसमें सही अमाउंट में हीमोग्लोबिन यानी कि उसमें अल्फ़ा और बीटा चेन करेक्ट है, अच्छी है, ठीक है। तो हमें रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है ताकि वो पर्सन जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो, सेल्स मरे ना। ऐसा नहीं किया तो वो रहेगा नहीं, मर जाएगा। तो थैलेसीमिया हो गया एक पहला, जो प्रोटीन के ना होने से डिसीज जो है वो कॉज कर रहा है। इफ़ द बीटा चेन इज़ प्रेजेंट बट विथ अ सब्स्टिट्यूएंट इन वन ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू अनदर debilitating conditions called sickle cell anemia which is endemic to certain parts of Africa। तो अब नेक्स्ट जो डिसीज़ के बारे में बात किया है इन्होंने, सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में सब जानते हैं। इसमें बीटा चेन में जो है 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन जो है वो लग जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल्ड आरबीसी बनती है, यानी कि ऐसे सिकल वो देखा होगा गांव में जो यूज़ करते हैं ना, वो काटने के लिए गाय लोगों का चारा, तो उसी से नाम पड़ गया ये सिकल, हम तो हसुआ बोलते हैं जिसको। तो ऐसी सिकल शेप की हो जाती है हमारी आरबीसी। तो इसकी वजह से ना जब ये ब्लड में फ्लो करती हैं तो देखो इनका स्ट्रक्चर ऐसे, तो ऐसे बहुत सारी आरबीसी हैं, तो ये आपस में ना उलझ जाती हैं ऐसे, तो क्लॉट बना लेती हैं,
ठीक है, इसीलिए ये भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज़ एंडेमिक, यानी कि अफ्रीका में ये सिर्फ होता है अभी तो, सिकल सेल एनीमिया। तो 2 डिसीजेस हमने पढ़ लिया अभी। नेक्स्ट, द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम adenosine deaminase result in the birth of severely immunocompromised baby who cannot last efficacy SCID। तो एक ये एंजाइम है adenosine deaminase, इस एंजाइम का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्किड कॉज करता है। मीन्स इस एंजाइम का एब्सेंस इन एनीबॉडी, ठीक है, वो रिजल्ट करता है ऐसा बर्थ यानी कि बेबी जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होगा, उसके अंदर इम्यून सिस्टम नहीं होगा। सोचो भाई, इम्यून सिस्टम नहीं होगा, जिंदा ही नहीं रह पाएगी, है ना। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड बेबी जो जिंदा ही नहीं रह पाएगी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्किड। ठीक है, ये याद रखना, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की एब्सेंस में स्किड होता है, स्किड, क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम ही नहीं होगा। मोर रिसेंटली इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रो प्रोटीन whose structure has been altered can result in disease such as the mad cow disease, wherein the disease itself appear to be propagated by infectious protein called prions। अब ये भी पूछ सकते हैं what are prions, तो ये लिखना है कि इट इज़ अ इन्फेक्शियस प्रोटीन। प्रायॉन्स के बारे में तो पढ़ाई होगा बायो के स्टूडेंट्स जो हैं। तो ये होते हैं रो प्रोटीन जिनका स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्टर हो जाता है, तो वो एक इन्फेक्शियस प्रोटीन बन जाते हैं और वो डिसीज़ कॉज करने लगते हैं, जैसे मैड काउ डिसीज़ प्रायॉन्स से होती है। तो ये सब याद रखना। एग्जाम्पल्स हमने 4 डिसीजेस पढ़ लिए, ठीक है। द कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हैज़ रिवील्ड अबाउट 35,000 जीन्स। तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद हमें पता चला कि हमारे डीएनए में 35,000 जीन्स हैं। हाउएवर द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटीन इनकोडेड बाय दीज जीन मे बी मैनी मोर ड्यू टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये तो सबको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, देन आरएनए से प्रोटीन। अब जब डीएनए से एचएनआरएनए बनता है पहले, जो मॉडिफाई होता है, तो एमआरएनए बनाता है, उसको बीच को प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, है ना। तो उसमें जो है एक्सॉन्स और एंट्रॉन्स होते हैं। तो एंट्रॉन्स जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं, तब जाकर, और जो एक्सॉन्स होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, तो हमारा एमआरएनए जो है वो रेडी होता है। तो जो एक्सॉन्स है ना, उन पार्ट को हम लोग इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमारे पास काफ़ी वो हो जाता है कि हमारे पास काफ़ी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे हमें प्रोटीन के, इधर उधर हेरा फेरी करके, ठीक है। तो इसकी वजह से जितने जीन्स हैं उतने प्रोटीन नहीं, उससे ज़्यादा नंबर में प्रोटीन्स होंगे हमारी बॉडी में, ये बोल रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के कारण। डिफरेंट सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फॉर देयर यूनिक फंक्शंस in addition to the housekeeping protein required for metabolism and generation of ATP। तो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जिनका यूनिक फंक्शंस हैं, वहीं पे कुछ हाउसकीपिंग प्रोटीन्स हैं, मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो हमेशा बॉडी में रिक्वायर्ड हैं, वो हमेशा बनते रहते हैं, उनका कभी वो नहीं होता, मतलब ऑफ नहीं होता। डीएनए का जो पोर्शन है उनका हमेशा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन चलता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी के रिक्वायर्ड है फॉर मेटाबॉलिज्म और ATP जनरेशन के लिए, जो हमेशा ही चाहिए हमारी बॉडी को, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन्स को हम हाउस कीपिंग प्रोटीन्स बोलते हैं। डेफिनेशन आएगी तो ये लिख देना कि बिकॉज दीज आर प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म इन जनरेशन ऑफ ATP, जो भी बुक में दिया है, एंड देयरफॉर दे आर ऑलवेज ऑन। कुछ ऐसे मतलब दे आर ऑलवेज ऑन मतलब मीन्स कि डीएनए का जो है वो ऑफ नहीं होता, वो सीक्वेंस, जैसे कुछ होता है ना सीक्वेंस, या फिर कोई एंजाइम जो बाइंड कर लेते हैं, तो वो जो है वो उस पार्ट ऑफ डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं होने देते हैं। तो बस अभी इतना याद रखो। Sometimes these protein are secreted to outside like proteolytic enzyme from the pancreas or hormone from ductless gland like pituitary। प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है पैंक्रियाज सेक्रेट करते हैं, इसके बारे में पता है, डाइजेशन है नॉर्मल। एंड हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं, जो डक्ट भी हो सकता है एंड डक्टलेस भी हो सकता है। वी आर येट टू आइडेंटिफाई ऑल द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू फंक्शन, एंड दिस प्रेजेंट अ चैलेंज फॉर फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजिस्ट। जैसे हम मतलब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें सारे नहीं पता चले हैं प्रोटीन, और उनके फंक्शंस कहाँ से पता चलेंगे जब स्ट्रक्चर ही नहीं पता चलेगा। तो स्ट्रक्चर हमें पता करना ज़रूरी है। वन ऑफ द आउटकम इज़ द मर्जिंग फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोटेनॉमिक्स, जिसमें हम प्रोटीन से रिलेटेड सारी स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, एवरीथिंग। दिस चैप्टर विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड वेरियस फंक्शंस ऑफ एरिया ऑफ प्रोटेनॉमिक्स, 3D स्ट्रक्चर, फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स एंड सम जनरेटेड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।